ठीक है जी। अब हमें क्या पढ़ना है यार, अब हमें पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो राइट डाउन दी हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी किस तरीके से हम एयर को इनहेल करते हैं यानी इंस्पिरेशन करते हैं और किस तरीके से एक्सपायरेशन करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। राइट डाउन दी हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यार देखो, सबसे पहले जो पहली बार क्लास ले रहे हैं ना, उनको देख लो कि थोरेसिक कैविटी कैसे बनती है, थोरेसिक कैविटी कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, हमारा एक चेस्ट बोन होती है, इस चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। इस चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। दिस चेस्ट बोन इज नोन एज स्टर्नम। अब इस स्टर्नम से क्या जुड़ी होती है? रिब्स जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं? रिब्स। ठीक है। ठीक है जी, इससे क्या जुड़ी होती हैं? रिब्स। और रिब्स पीछे की साइड से किससे जुड़ी होती हैं? वर्टिब्रे कॉलम। रिब्स यहां से निकलती हैं, चेस्ट बोन यानी स्टर्नम से निकलती हैं और पीछे ऐसे घूमते हुए कहां पर जाकर मिल जाती हैं? वर्टिब्रे कॉलम पर जाकर मिल जाती हैं। तो पीछे क्या होता है तुम्हारी बॉडी के जस्ट पीछे क्या होता है? वर्टिब्रे कॉलम। वर्टिब्रे कॉलम, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है? पीछे वर्टिब्रे कॉलम पूरा। ये रिब्स घूमकर वापस से किससे मिलती हैं? वर्टिब्रे कॉलम से मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। तो तुम्हें दिख रहा होगा एक पिंजरे जैसा बन गया है। क्या बन गया? एक पिंजरे जैसा, यानी एक कैविटी बन गई है। दिस कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। ठीक है, हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, हेड एंड नेक रीजन। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द थोरेसिक कैविटी। और ये वाला जो रीजन है दिस इज एब्डोमेन। क्या है ये? एब्डोमेन। और नीचे वाला रीजन क्या कहलाता है? पेल्विस। एब्डोमेन और थोरेक्स को कौन डिफरेंशिएट करता है, मतलब कौन अलग करता है? डाइफॉर्म। कौन अलग करता है? डाइफॉर्म। यहां पर एक डोम शेप्ड यानी यू शेप्ड एक ऑर्गन होता है हमारे पास। इस ऑर्गन के नीचे सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी तुम्हारा लीवर होता है, स्प्लीन होता है ना, स्टमक होता है तुम्हारा, है ना, और इंटेस्टाइन वगैरह ये सब होता है इस डाइफॉर्म के नीचे। और इस डाइफॉर्म के ऊपर सारा का सारा क्या होता है? थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर तुम्हारा क्या होता है? लंग्स होते हैं। ठीक है, एयर पाइप, विंड पाइप जिसे तुम कहते हो, ट्रैकिया वगैरह, वो सारी चीजें होती हैं। ये चीज समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, अजय समझ में आ गई यार? अजय, इसे सही से कर लेना, किसी एक को तो सही से है वो हवा लगे। ओके, चलिए। तो यार ये हो गई तुम्हारी थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसको मैं दिखा भी देता हूँ थोरेसिक कैविटी कैसे दिखती है। ये इस तरीके से, ये है तुम्हारी थोरेसिक कैविटी, है ना। इसमें आगे से ऐसे रिब्स रहती हैं और स्टर्नम रहती है। ठीक है, इसका एक और डायग्राम दिखाता हूँ मैं, बोन्स वाले चैप्टर में है, ये रहा, ये दिख रहा है 3D डायग्राम है। ये जिस बच्चे के पास पैकेज है देख लो। ठीक है, पीछे क्या जा रही है? वर्टिब्रे कॉलम। ये साइड से क्या आ रही है? रिब्स। और बीच में क्या है? स्टर्नम। ये क्या है तुम्हारी? स्टर्नम। ये क्या है? रिब्स। और पीछे क्या है तुम्हारा? वर्टिब्रल कॉलम। बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं आया बेटा? अरे बोलो। ठीक है, और इसी कॉलम के अंदर, मतलब ये जो तुम्हारी कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्या होते हैं? लंग्स। इस कैविटी के अंदर क्या होते हैं? लंग्स। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। देखो, ये एक रिब है,
दिस इज द फर्स्ट रिब एंड दिस इज द सेकंड रिब। इन दोनों रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच में क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। कोई बच्चा अगर मांस वास अच्छे से खाता है ना, नॉनवेज खाता है, तो उसने देखा भी होगा इन मसल्स को। वैसे नॉर्मली जब हम खाते हैं तो चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। लेकिन हाँ, अरे देख दिशानी ने बोला हाँ जी। बेटा दिशानी बहुत खा रही है तू। हाँ, तो इन्हें चाप कहते हैं नॉर्मली, लेकिन वैसे मैं बताता हूं कि क्या होते हैं ये। ठीक है, दिस इज द अपर रिब एंड दिस इज द लोअर रिब। इन दोनों रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होते हैं। दीज मसल्स आर नोन एज कोस्टल मसल। क्या बोलते हैं? कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? कोस्टल मसल्स। कोस्टल यानी रिब्स, तो रिब्स के मसल आर नोन एज कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? कोस्टल मसल। बाहर की साइड जब रिब्स को देखो, रिब्स का एक सरफेस होगा जो बाहर की तरफ स्किन की तरफ होगा, और एक सरफेस होगा, हाँ शाबाश, कोस्टल मसल्स। एक सरफेस होगा जो स्किन की साइड होगा। मान लो मैं ये कहता हूं, यार ये अभी रख ले, है ना, जाते हुए दियो। देखो यार, ये मेरे लंग्स हैं, ये मेरे क्या है? लंग्स। ठीक है, और ये है मेरा रिब्स, ये है मेरा रिब्स। तो रिब्स का एक सरफेस स्किन की तरफ है और एक सरफेस किसकी तरफ है? लंग्स की तरफ। जो स्किन की सरफेस की तरफ मसल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। और जो पीछे की साइड होते हैं, यानी अंदर वाली सरफेस पे जो लंग्स को टच कर रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड, कुछ भी ना एनाटॉमी में किसी भी मसल का नाम याद करना मुश्किल नहीं है। ग्लूटस मैक्सिमस ग्लूट का मसल होता है। ठीक है, और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये मैं थोड़े मुश्किल मसल्स के नाम बता रहा हूँ जो तुम्हें याद करने होते हैं जब तुम एमबीबीएस करते हो। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड है ना, ये मसल है याद करने में। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे हमने कहा यार ये कैसा मसल है, इतना बड़ा नाम, ऐसे तो हम फेल ही हो जाएंगे। फिर पता चला कोई भी मसल जो होता है उसका नाम कैसे रखते हैं कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है और कहाँ कहाँ अटैच है। ठीक है, स्टर्नो यानी स्टर्नम, क्लीडो यहाँ पर, मेस्टोइड यानी उसकी अटैचमेंट जो है, ये जो मेस्टोइड प्रोसेस, जो मैंडिबल होता है, इसका जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है, यहाँ पर आकर वो ऐसे अटैच होता है मसल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मसल होता है। उसे अगर तुम्हें फील करना होता है तो कैसे फील करवाते हैं? यूं करके, ये जो मसल आ रहा है ना, ये वाला, ये होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ये वाला जो खिंच रहा है यहाँ से, हाँ ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। तो हमने कैसे नाम याद करा कि कहाँ से ये मसल कहाँ कहाँ पर अटैच हुआ? स्टर्नम, क्लेविकल, क्लेविकल यानी कॉलर बोन, और मेस्टोइड। स्टर्नम से इसकी ओरिजिन होती है, क्लेविकल पर जाकर पहली बार चिपकता है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट किस पे जाता है? मेस्टोइड पे, मेस्टोइड प्रोसेस पे। ठीक है, कहाँ पर जाता है? मेस्टोइड प्रोसेस पे। तो ये है तुम्हारे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। ठीक है जी, ऐसे ही तुम्हारे रिब्स के जो मसल है, रिब्स को हम बोलते हैं कोस्टल। क्या बोलते हैं? कोस्टल। ठीक है, अब ये क्या है? इंटरकोस्टल। क्या है? इंटरकोस्टल। इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज है तो उसे हम बोलते हैं इंटर। ठीक है, तो पूरा नाम अगर तुम बोलोगे, इस मसल का पूरा नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक्सटर्नल यानी बाहर से दिख रहे हैं, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसी के जस्ट पीछे कौन से मसल होते हैं? ब्लैक से बना रहा हूं वो, ये अगर इस तरीके से अरेंज होते हैं तो वो ऐसे अरेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? वो कौन से होते हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बोलो। चलो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कैसे होती है यार? ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन।
इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन ऑफ गैसेस, एक्सपायरेशन यानी एक्सपेलिंग ऑफ गैसेस, यानी बाहर निकालना गैसेस को। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझते हैं इंस्पिरेशन होता कैसे है। इंस्पिरेशन होता कैसे है, उससे पहले तुम्हें थोड़ी सी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। थोड़ी सी क्या समझनी पड़ेगी? केमिस्ट्री। यार देखो, एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, वहां पर हमें पढ़ाया जाता है बॉयल्स लॉ। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। शायद पहुंच भी गए होगे तुम, अंशु ने पहुंचा दिया तुम्हें यहाँ तक। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अभी नहीं, 5वां चैप्टर चालू नहीं हुआ अभी केमिस्ट्री का। चलो, किसी का नहीं हुआ, किसी का हुआ हो तो बताओ। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चलो मैं बताता हूँ। P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम। P is the pressure and V is the volume. According to the Boyle's law, when we increases the pressure, the volume will decreases. When we increases the pressure, the volume will decrease. ठीक है? And vice versa, when we increases the volume, the pressure will decrease. When we increases the volume, the pressure will decrease. अब एक चीज जो मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि the movement of substance take place from lower higher concentration to lower concentration। अगर मैं इसे प्रेशर के टर्म्स में बोलूं तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर मैं आटा, दाल, चीनी, चावल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी बात करता हूं तो सब्सटेंस है। सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो हम देखते हैं कंसेंट्रेशन में, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन जो गैस है उसमें हम क्या देखते हैं? पार्शियल प्रेशर। वहां पर कंसेंट्रेशन नहीं देखते कि 1 किलो है, 2 किलो है, वहां पर हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर कि गैस का प्रेशर कितना है वहां पर। तो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी लोअर पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया? तो इतना तुम्हें याद आ गया कि अगर हमें किसी गैस को इनहेल करना है यानी किसी गैस को अंदर लेना है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी तो जो मूवमेंट ऑफ गैस है वो हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर होगा। अरे समझ में आया नहीं आया? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। बाकी जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सब बताओ। शाबाश। तो गैस का जो मूवमेंट होगा वो हायर पार्शियल प्रेशर से कहां पर होगा? लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर को अंदर, हम बाहर के प्रेशर को कभी चेंज, अरे तुम बाहर के प्रेशर को कभी चेंज कर सकते हो? तुम अपने रूम के प्रेशर को चेंज कर सकते हो या फिर आसमान में सुपरमैन बन के आसमान के प्रेशर को चेंज कर सकते हो? नहीं। तुम किस प्रेशर को चेंज कर सकते हो? अपने अंदर के यानी अपनी बॉडी के अपने बॉडी के प्रेशर को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कैसे? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, व्हेन यू इंक्रीजेस द वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीज। जब तुम अपनी थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगे तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन, और बाहर का प्रेशर क्या है अब? हाई। तो गैस का मूवमेंट क्या होगा? फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। अरे बोलो। शाबाश, तेजस को समझ में आ गई? ओके। हाँ, तो हमने क्या करा, अपने थोरेसिक कैविटी यानी ये जो हमारी कैविटी है इसके प्रेशर को या तो हम बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। उसकी वजह से जो गैस है वो अंदर आ रही है या फिर बाहर जा रही है। ये समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पर इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, हमें आइडियली क्या करना पड़ेगा? अपनी जो थोरेसिक वॉल्यूम है, जो थोरेक्स की वॉल्यूम है, जो थोरेक्स की वॉल्यूम है उसे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो थोरेक्स का प्रेशर है, जो थोरेक्स का प्रेशर है वो क्या हो जाए? डाउन हो जाए। थोरेक्स का प्रेशर क्या हो जाए? डाउन हो जाए। अरे यही करना पड़ेगा ना ये? अरे बोलो यार, यही करना पड़ेगा ना? लाल मार्कर लाना, ग्रीन दिखता नहीं है ना? अगर हमें इंस्पिरेशन करनी है यानी गैस को अंदर लेना है तो हमें अपने थोरेक्स के प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कम करेंगे? बाय इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम। थोरेक्स की वॉल्यूम को क्या करेंगे?
इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हमारी बॉडी की ना दो एक्सिस होती हैं, हमारी बॉडी की क्या होती हैं, दो एक्सिस होती हैं। ये वाली एक्सिस, एक लाइन ऐसे खींचो बॉडी में, एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे आगे पीछे। ठीक है, एक लाइन तो ऐसे खींच लो, ये एक्सिस होगी बॉडी की एक, और एक लाइन ऐसे ऐसे आगे और पीछे, डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल वाला याद है ना। तो एक एक्सिस जो होती है वो ऐसे होती है सीधे, और एक एक्सिस जैसे चाकू भोंकते हैं ना किसी को, एक वैसे होती है यूं। ठीक है जी, तो ये हमारी बॉडी है, मान लो ये हमारी बॉडी है, इसमें एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस क्या होगी, आगे और पीछे। एक एक्सिस क्या होगी, आगे और पीछे, यानी आगे और पीछे। ठीक है, इस वाली एक्सिस को हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने तुम्हें बताया था कि जो सन को फेस करे सरफेस, जब तुम ऐसे आ जाओगे अपने इस वाले पोजीशन में, ठीक है, तो जो सन को फेस करेगी वो डॉर्सल, ठीक है, और जो आगे की तरफ रहेगी मतलब सन के अपोजिट रहेगी वो क्या हो जाएगी, वेंट्रल। यानी हमारा दिल जिस साइड होता है वो होता है वेंट्रल, और जो पीछे वाली होती है वो कौन सी होती है, डॉर्सल। ठीक है जी। अब जब हम ऐसे झुकते हैं तो जो चीजें आगे रहती हैं वो एंटीरियर और जो चीजें पीछे रहती हैं वो पोस्टीरियर, है ना। मैंने तुम्हें बताया था एक ह्यूमन बीइंग को ऐसे बना के देख लो इस तरीके से, तो ये वाली सरफेस एंटीरियर, ये वाली पोस्टीरियर, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल। तो हमारी बॉडी की दो एक्सिस होती हैं, एक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस और एक होती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। कौन कौन सी, एंटेरो पोस्टीरियर डॉर्सो वेंट्रल, एंटेरो पोस्टीरियर डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है, तो अब जो हमें अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करनी है वो दो एक्सिस में करनी है, एक तो एंटेरो पोस्टीरियर और दूसरी डॉर्सो वेंट्रल। अब सांस लेके देखो, जब तुम सांस लेते हो अच्छे से सांस लो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी छाती आगे की तरफ आई, यानी तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हुई डॉर्सो वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी चढ़ी, ऊपर की तरफ चढ़ी या नहीं चढ़ी, तो यानी तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हुई एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। कैसे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। जब आगे आती है तो डॉर्सो वेंट्रल और एंटेरो पोस्टीरियर। ये तो हमने फिजिकली समझ लिया कि हमारी वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर में इंक्रीज करी है और डॉर्सो वेंट्रल में, लेकिन यहाँ पर हमने हेडिंग डाली थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कैसे कर रही है, मैकेनिज्म क्या है इसका, तो मैकेनिज्म अब समझाता हूं बेटा मैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम ऐसे रहता है, ये डायफ्राम क्या करता है, इससे सारी की सारी रिब्स अटैच होती हैं, सारी की सारी रिब्स अटैच होती हैं। तो डायफ्राम क्या करता है, रिब्स को ना नीचे की तरफ खींचता है। पहले डॉम शेप था, अब ये क्या जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। पहले डॉम शेप था, अब क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी स्ट्रेट हो जाएगा। जब ये ऐसे करके रिब्स को, मैंने मान लो ये मेरी रिब्स है, ये मेरी क्या है, रिब्स, और ये मेरा डायफ्राम है। जब मैं इसे स्ट्रेट करूंगा तो रिब्स नीचे की तरफ खींचेंगी, यानी वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया, अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो यार। तो डायफ्राम के फ्लैट होने से, डायफ्राम के फ्लैट होने से जो वॉल्यूम होती है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर जब हमारे एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी कोस्टल मसल कैसे हैं, ऐसे, कोस्टल मसल कैसे हैं, ऐसे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे होते चले जाएंगे यूं। जब ये ऐसे होंगे, जब मैं इस शर्ट को, अभी ये ऐसे थी, जब मैं शर्ट को यूं खींचूंगा, ऐसे करके खींचूंगा तो ये शर्ट आगे की तरफ भी जाएगी, है ना, और पूरी की पूरी खींचेगी भी। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एक्सटर्नल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम होती है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करती है। किस में इंक्रीज करती है बेटा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करती है।
दो एक्सिस हो गई बेटा, एंटेरो पोस्टीरियर वो कैसे बढ़ी कि डायफ्राम हमारा ऐसे था डोम शेप, उसने क्या करा रिब्स को नीचे की तरफ खींचा, तो जो थोरैक्सिक कैविटी थी वो इस तरीके से इंक्रीज कर गई। और जो हमारे मसल्स थे इंटरनल कोस्टल मसल वो ऐसे थे, जब हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट करा तो मसल क्या हुआ, जो पूरी रिब्स हैं वो आगे की तरफ आई और जो वॉल्यूम थी वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, इसी डायग्राम में समझ लेते हैं एक बार। ये रिब्स हैं सारी की सारी, ये ऐसे कनेक्टेड है सारी की सारी रिब्स। अब जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ खींचेगा तो रिब्स सारी की सारी नीचे की तरफ लिफ्ट हो जाएंगी, सारी की सारी रिब्स नीचे की तरफ लिफ्ट हो जाएंगी, और जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो जाएगी, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है जी। अब जब ये कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे से ऐसे होंगे, फ्लेयर होंगे मसल बाहर की तरफ यूं, तो रिब्स क्या होंगी, आगे की तरफ खींचेंगी, और जो वॉल्यूम है वो किस एक्सिस में इंक्रीज करेगी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है जी, आ गया। तो यहां पर एक तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की मदद से, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज कर जाएगी। सो देयरफॉर देयर इज ओवरऑल increase in thoracic volume, ओवरऑल इंक्रीज हो गया thoracic वॉल्यूम में, therefore the pressure of thoracic cavity will fall down and air will move from higher pressure to lower pressure, that is from atmosphere to body यानी लंग्स। अरे यहां तक किस किस को समझ में आ गया, जल्दी बताओ। तुझे आ गया, बाकी तुम लोग बताओ यार, आ गया सबको समझ में? चलिए, अजय नया बच्चा था, उसे आ गया समझ में? अजय जी, दिशानी लेफ्ट, ये वो क्लास क्यों नहीं ले रही आजकल, दीक्षा। चलो ये रफ उतार लो सारा का सारा। ओ, ये सारा का सारा रफ में उतार लो, मसल को मार्क कर लो, डायफ्राम को मार्क कर लो। ठीक है, ये एक अलग से कंसेप्ट बना के लिख लेना कि प्रेशर अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम विल डिक्रीजेस। ठीक है, इंस्पिरेशन कब होगी, जब हमारी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी और थोरैसिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिख लेना एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होने से होगा और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से होगा। देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, जो ओवरऑल इसकी वजह से क्या होगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो ओवरऑल क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेफ्ट लाइट बंद कर दो। ठीक है जी, तो ये लिख लो, फिर उसके नीचे ना थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मैं लिखवा दूंगा आपके बहुत सारी चीजें।
फेयर में लिखिए, फेयर में लिखिए। हो गया, ये वाली सारी लाइनें लिख ली। द मूवमेंट ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, लिख लिया ये चीज। और ये वाली लिख ली, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम विल डिक्रीजेस। अच्छा, और क्या रह गया था, ये लिख लिया कि वॉल्यूम विल इंक्रीज इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, है ना। वॉल्यूम विल इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिख लिए सारी चीजें, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल फॉल डाउन, जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एयर विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी यानी लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इंस्पिरेशन, दैट्स हाउ वी इंस्पिरेट, दैट्स हाउ वी इनटेक द एयर, इस तरीके से हम एयर को इनटेक करते हैं। ये वॉल्यूम ऐसे भी इंक्रीज हुई, आगे की तरफ आई और ऊपर की तरफ, यानी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में भी और डोर्सोवेंट्रल। अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम ऐसे भी डिक्रीज होती है और ऐसे भी डिक्रीज होती है। कभी किसी चीज़ को ऐसे सीधे लेट जाना और लेट के ना एक चीज़ को अपने ऊपर रख लेना, जब तुम सांस लोगे वो चीज़ ऊपर जाएगी और आगे की तरफ भी आएगी। रख लेना ऐसे करके ना, ऐसे ना मार्क कर लेना कि हमने इस पॉइंट पे चीज़ को रखा था, ठीक है, और यहाँ तक उसकी हाइट थी। जब तुम सांस लोगे तो चीज़ अपने आप क्या होगी, ऊपर की तरफ खिसक जाएगी और ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यानी जो वॉल्यूम है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में भी इंक्रीज हुई और बोलो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी इंक्रीज हुई। तो बेटा अभी तो हमने क्या करा था, हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक रबड़ को खींचोगे और छोड़ दोगे, रबड़ क्या हो जाएगी, वापस से रिलैक्स हो जाएगी। तो हमने भी क्या करा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम को ऐसे था बेचारा डॉम शेप, हमने उसे क्या कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, सारी की सारी रिब्स खिंच गई, सारी की सारी रिब्स खिंच गई। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, यानी ये वापस से अपने आप क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। क्या होंगी, रिलैक्स। डायफ्राम जो स्ट्रेट हो गया था वो वापस से यू शेप हो जाएगा। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे पूरी तरीके से, ऐसे फ्लेयर हो गए थे, ठीक है, बाहर की तरफ, वो वापस से कैसे हो जाएंगे, ऐसे, वापस से कैसे हो जाएंगे, ऐसे। अभी वो नॉर्मली ऐसे थे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ऐसे हो गए थे, अब जब वापस से रिलैक्स करेंगे तो अपनी जगह पर चले जाएंगे, और जो हमारा चेस्ट ऊपर उठा था वो वापस से नीचे आ जाएगा, सेम पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट लिखिए एक्सपायरेशन, नेक्स्ट लिखिए एक्सपायरेशन। इसमें लिखिए एक्सपायरेशन विल टेक प्लेस, एक्सपायरेशन विल टेक प्लेस, लिखवा दूं क्या, डस्टर कहाँ गया, expiration will take place when thoracic volume decreases and thoracic pressure will increases। एक्सपायरेशन कब होगा, जब थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड थोरेसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेशन विल टेक प्लेस व्हेन थोरेसिक वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड थोरेसिक प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है जी।
अब ये होगा कैसे, कैसे होगा भाई, जो डायाफ्राम है, जो तुम्हारा क्या है डायाफ्राम, वो क्या होगा, रिलैक्स करेगा, वापस से क्या करेगा, रिलैक्स, यानी फ्लैट से कैसा हो जाएगा, यू शेप, कैसा हो जाएगा, यू शेप, फ्लैट से कैसा हो जाएगा, यू शेप। ठीक है जी। और जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है, जो क्या थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो वापस से क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। यानी पहले वो ऐसे थे, उनकी पोजीशन ऐसे थी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उनकी पोजीशन कैसे हो गई थी, ऐसे, अब वो वापस से कैसे हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी वापस से पहले ऐसे हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब वापस से रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है जी। तो दिस विल डिक्रीज द वॉल्यूम इन एपी एक्सिस, तुम पूरा लिखना बे, इन एपी एक्सिस एज वेल एज इन डीवी एक्सिस, यानी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, है ना। Therefore, the partial pressure of thoracic cavity will increase and gas will move out, and gas will move out, and gas will move out. Yes or no? ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस बेटा, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, एपी यानी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस और डीवी यानी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लंग्स की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से द पार्शियल प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी विल, बोलो, इंक्रीज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस जो होंगी वो वापस से मूव करेंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि गैस विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अब जो तुम्हारे लंग्स हैं, जो तुम्हारे लंग्स हैं वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया है, क्या हो गया है, हाई हो गया है। और जो तुम्हारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, बाहर का एनवायरनमेंट, वहां पर पार्शियल प्रेशर क्या हो गया बेटा, लो हो गया है। अरे बोलो यस और नो। यस। ठीक है, चलिए। तो ये था तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है, चलो हटो। हो गया।
ठीक है यार, आज की क्लास यहीं तक। कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अब देखो हमारे जो लंग्स हैं उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी चेक करने के लिए कि नॉर्मल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम्स बनाई हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कितनी वॉल्यूम अंदर जाती है, जब सांस छोड़ते हैं तो कितनी वॉल्यूम बाहर जाती है, जब हम फोर्सफुल, बाबा रामदेव बन जाते हैं ना, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, यानी ऐसे उस टाइम कितनी सांस अंदर जाती है, कितनी बाहर आती है, उस टाइम पर कितनी एयर लंग्स में रह जाती है। लंग्स ऐसा नहीं है कि लंग्स की वॉल्यूम कभी जीरो होती है, लंग्स का एक पर्टिकुलर क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, लंग्स का क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, उससे कम वो कभी नहीं होता, उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स। और जैसे ही वो कोलैप्स होगा बंदे की सांस तभी रुक जाएगी। किसी के चाकू अगर हम मारते हैं, लंग्स में किसी के चाकू लग गए इन केस, तो उसका चाकू निकालते नहीं है, उसे उसी वक्त वैसे ही हाल में बिना चाकू निकाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उस चाकू को निकालेंगे लंग्स क्या हो जाएंगे, पंचर। और जैसे ही लंग्स पंचर होंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कोलैप्स, खत्म, जीरो। और जैसी वॉल्यूम जीरो होगी बंदे की डेथ हो जाएगी, वो ना इंस्पायर कर पाएगा ना एक्सपायर कर पाएगा। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो कल हमें कुछ वॉल्यूम्स पढ़नी है, कुछ वॉल्यूम्स पढ़नी है और कुछ क्या पढ़ने हैं, प्रेशर्स पढ़ने हैं। ठीक है, कल हम ये लोग कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वॉल्यूम्स, परसों वॉल्यूम्स एंड बोलो कुछ वॉल्यूम्स एंड प्रेशर्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास जो होगी वो उसमें पढ़ेंगे। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है जी, चलिए, ओके, बाय बाय।